केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारा हमेशा से एक मोटिव रहा है कि हमने विकास के नाम पर वोट मांगे और विकास ही कराया। तो हमने उस कोरोना को दूर करने के लिए वहाँ मुहिम चलाई थी, ना कि हमने मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाई थी। और रही बात कुंभ मेले की, तो कुंभ मेले में भी हमारी जगह जगह गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस है, मास्क की गाइडलाइंस है, वैक्सीन के लिए हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं। हम तो सबके साथ हैं, उसके साथ भी है, आपके साथ भी, सबके साथ है, सबके लिए काम कर रहे हैं मैम। देखिए, योगी जी को कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो ये तो उनके जज्बे को सलाम है कि वो लोगों के बीच जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। फिर अगर कोरोना होगा, फिर पॉजिटिव आएंगे, फिर ठीक हो, फिर काम में लग जाए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर काम करेगा, चाहे कोरोना हो या कोरोना ना हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और आप देख रहे हैं वो है शैली। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर में, जहां हम बात करेंगे अर्थ किंग इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के एमडी से और मोदी समर्थन के प्रदेश अध्यक्ष से। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं शोएब खान साहब। आइए हम इनसे बात करते हैं। तो पहले तो हम चाहते हैं कि आप जनता को बताइए अपने बारे में, छोटा सा आप इंट्रो अपना दीजिए कि आप क्या हैं, क्या आपकी शख्सियत है, किस तरह आप काम करते हैं। देखिए, मेरी एक रियल एस्टेट कंपनी है किंग इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। और भारतीय जनता पार्टी टीम मोदी सपोर्टर संघ का मैं उत्तरांचल का प्रभारी और प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश में। और प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार अभियान का भी मेरे पास दायित्व है, उसमें भी मैं प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश में। तो किस तरह के विकास को लेकर आप आए? हमें पता है जैसे कि मोदी सरकार जो है हमेशा किसी विकास को लेकर ही देश की सत्ता में भी विकास के मुद्दों को लेकर आई है। अब आप जिस तरह बोल रहे हैं कि यूपी पंचायत के इलेक्शन है, आप अपना प्रचार कर रहे हैं लगातार, वोटिंग के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो किस तरह के विकास को लेकर आप गाँव में, जो गाँव के मौजूदा हालात हैं, वो किस तरह का विकास आप लेकर आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारा हमेशा से एक मोटिव रहा है कि हमने विकास के नाम पर वोट मांगे और विकास ही कराया। और अभी भी हम लोग विकास के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं और हम विकास ही कराएंगे उत्तर प्रदेश में भी और सेंटर में भी। आप वो दुनिया के पोर्टल पे भी उठा के देखिए, हिंदुस्तान आगे के पैटर्न पे चला है और आगे के पैटर्न पे चल रहा है, इस तरीके से हमने किया। आप रामपुर की शख्सियत हैं। रामपुर में जब एनआरसी सीए हो रहा था, तब उस दौरान कई एनआरसी के मुद्दों को लेकर यूएपीए के अंडर कई मुसलमानों को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। क्या आपने उनके ऊपर जो कार्यवाही चल रही है उसको लेकर आपने उनको बेगुनाह साबित करने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए क्या आपने कोई प्रयास किया? देखिए मैम, हिंदुस्तान में हम कोई भी अगर पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल धरना या किसी तरीके का अगर हम कोई एहतजाज करते हैं तो वो हमारा बहुत साइलेंट मोड पे होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अगर हम कहीं तोड़फोड़ करेंगे और कहीं आगजनी करेंगे और अगर हम प्रशासन को और सरकारी अमले को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो एक कानूनी जुर्म है। उसके लिए पुलिस है, पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस उन लोगों को चिन्हित कर रही है कि जिन लोगों ने वो किया है, और चिन्हित करने के बाद ही उनको अरेस्ट किया जा रहा है और उनको सजा दी जा रही है। और रही बात उनका सपोर्ट करने की, जो लोग इस एनआरसी और सीए में शामिल नहीं थे, हमने डीएम साहब से मिलकर, कप्तान साहब से मिलकर और एडिशनल एसपी साहब से मिलकर उनको चिन्हित कराया, और जो लोग नहीं थे कई लोगों को हमने छुड़वाया भी, जो इस प्रकरण में आपने अभी बोला कि जो है पुलिस किसी भी प्रोटेस्ट करना ये हमारा अधिकार है, ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर जो हो रहा है अपने हक के लिए लड़ाई, हम हमेशा से लड़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ हम बात करें, मैं आपका थोड़ा सा मुद्दे से अलग थोड़ी सी बात करूंगी। आप देख रहे हैं कि कोरोना बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। हम पिछले 1 साल से कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहे हैं। आपने बोला कोई किसी तरह की तोड़फोड़ करेगा, असंवैधानिक काम करेगा तो वो गलत है। इसी हिसाब से अभी जो कोरोना की हम जंग लड़ रहे हैं, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। मास्क लगा रहे लोग जो राहगीर हैं गुजर रहे हैं, जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, वो रोड पे अगर बिना मास्क गुजरे तो पुलिस उन्हें बेतहाशा डंडों से मार रही है, बहुत बुरा बर्ताव कर रही है। तो ये भी तो एक असंवैधानिक जो है काम है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए मैम, सोशल मीडिया की मैं बात ज़्यादातर नहीं कर रहा, उसमें 101% ज़्यादातर फेक न्यूज़ होती है। लेकिन अगर कहीं कोई एफआईआर दर्ज हुई हो तो आप मुझे बताइए। और रही बात कोरोना की, तो कोरोना के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे योगी जी ने जितना काम किया
कोरोना वैक्सीन को लेकर और कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर और जो पैकेजेस वगैरह और हर जिले के डीएम ने जो काम किया, तो वो अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। दुनिया के पोर्टल पे देखा गया कि जो हिंदुस्तान ने कोरोना को लेकर गाइडलाइंस और वैक्सीन और सारी चीजें की, तो वो बेस्ट एंड बेस्ट है। और हम दुनिया के पोर्टल पे आगे बढ़े। कोरोना को लेकर हमने जो जंग लड़ी, हमने जो जंग लड़ी वो कोरोना को लेकर लड़ी थी। बीच में कोरोना थम सा गया था क्योंकि वैक्सीन आ गई थी। अगर अब दोबारा से कोरोना की दूसरी लहर आ गई है, लाखों की तादाद में लोग रोजाना हम देख रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। और अस्पताल की अगर हम बात करें तो अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। और आप वो बोल रहे हैं कि जो है वैक्सीन, अगर कोरोना है तो वैक्सीन आई, वैक्सीन आने के बाद भी इतने मरीज आ रहे हैं, तो वो वैक्सीन कहाँ है जो लोगों पर काम कर रही थी। जैसा आपने बोला कि विकास जो है, किस तरह के विकास की हम जो है उम्मीद करते हैं अपने देश में। हमें लगता है कि लोग जिस महामारी से गुजर रहे हैं तो एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए। लखनऊ में आप देखिए, लखनऊ में अस्पताल कम है, शमशान घाट लाशों से भर चुके हैं। लोगों के टोकन लगाने के बावजूद भी लोगों का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है, जो लोग मर चुके हैं उनका। तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या सरकार का ये दायित्व नहीं है कि वो अगर उनके देश में इस तरह का कुछ भी अगर महामारी फैली हुई है तो वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिससे वो जान बचा पर, अगर लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं तो उनके लिए बेड फैसिलिटी और अस्पताल में अच्छी सुविधाएं, क्योंकि लोग तो बाहर हॉस्पिटल के बाहर पड़े हैं, उनकी वहीं मौत हो जाएगी, तो देखने वाला भी नहीं है। मैम, आपने तो सवालों की बौछार कर दी और इतने सारे सवाल आपने मेरे ऊपर दाग दिए। खैर, बहरहाल देखिए, मैं लखनऊ की बात करूं या दिल्ली की बात करूं या रामपुर की बात करूं, तो हमने काम किया है कोरोना को लेकर। हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी काम में लगाया, हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी गाइडलाइंस देकर वहां भी बेड खाली कराए और हमने ज्यादा से ज्यादा काम किया। हमारे प्रशासन ने काम किया, हमारे डॉक्टर्स ने काम किया और आप जैसे मीडिया कर्मियों ने भी बहुत वक्त काम किया, बहुत सपोर्ट की। जैसे कि लोगों के पास खाने नहीं थे, हमने खाने के अरेंज कराए, प्रशासन ने सारे खाने के अरेंज कराए, पैकेट के अरेंज कराए और लगभग लोकल स्तर पे भी लोगों ने खाना अरेंज कराया, दवाई अरेंज कराई और किसी को फैसिलिटीज आने की जाने की, बहुत सारे काम किए। मैम देखिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन दुनिया की दूसरे नंबर की पॉपुलेशन है। हमने जहां तक हो सका, हमारी सरकार ने इसको हैंडल करने की कोशिश की और हम इसमें सक्षम हुए। अब एक दो केसेस में अगर कहीं कोई कैजुअलिटी या कोई केसेस होता है तो उसके लिए मैं माजरत और माफी सरकार की तरफ से करता हूं और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें, चाहे हॉस्पिटलिटी में हो, चाहे हम फूड में हो, चाहे कन्वेंस में। अच्छा, चलिए, मेरा आपसे एक सवाल है कि हम जब भी सुनते हैं मन की बात में मोदी जी आते हैं और बोलते हैं कि मास्क को लेकर, कोरोना को लेकर हमें गाइडलाइंस देते हैं, लेकिन जहां हम रैलियों की बात करते हैं तो वो खुद ही बिना मास्क के नजर आते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है, जिसको हम अपना एक आइडल समझते हैं, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमें बोल रहा है कि क्या जो गरीब हैं, जो लोग थोड़े से कम तबके के हैं, उन्हीं के लिए गाइडलाइंस है, या जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो हमारे नेता राजनेता हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ उन्हें फॉलो करनी चाहिए जिस तरह से वो औरों के लिए बोलते हैं? देखिए मैम, मास्क को लेकर आपकी बात बिल्कुल सही है, सरकार की गाइडलाइंस है, लेकिन उसके साथ मास्क और 2 मीटर की दूरी जी। अगर मोदी जी के आप किसी भी रैली में देखें, अगर मास्क नहीं होगा तो लगभग वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, उसे फॉलो करते हैं। और कहीं कहीं जरूरत होती है कि जैसे कोई इंटरव्यू है या कहीं बोलना है, स्पीच देना है, तो मास्क हटाना पड़ता है, तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग होती है, तो नॉट अ बिग इशू। यही हम अगर दिल्ली की बात करें तो हम तबलीगी जमात की बात करते हैं। तो तबलीगी जमात में आपने देखा कि पिछले साल जब ये कोरोना आया तो सारा इल्ज़ाम उनके ऊपर रख दिया गया। इल्ज़ाम क्या, हो सकता है कि एक आध इंसान वहाँ पे कोरोना संक्रमित हो, लेकिन सारा इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर, तबलीगी जमात, उनके ऊपर कई तरह की टिप्पणियाँ की होती ही आ रही हैं। यहाँ अब कुंभ मेला चल रहा है और कुंभ में आपको शायद पता हो 1,500 लोग जो साधु संत हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो उसको लेकर आपका क्या कहना है कि क्या ये जो जहाँ पे ये इस तरह के इकट्ठा, चाहे वो रिलीजियस गैदरिंग ही क्यों नहीं है, चाहे वो मुस्लिम की हो चाहे वो नॉन मुस्लिम की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरोना तो सभी के लिए बराबर है, तो क्या वो इस तरह की गैदरिंग को नहीं रोका जाना चाहिए? क्या इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? देखिए मैम, जब कोरोना ने एंटर किया था हिंदुस्तान में तो तब वहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट्स निकले थे, तो आपने भी दिखाया था, पूरी मीडिया ने दिखाया था, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में दिखाया गया था। तो हमने उस कोरोना को दूर करने के लिए वहाँ मुहिम चलाई थी, ना कि हमने मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाई थी। और रही बात कुंभ मेले की, तो कुंभ मेले में भी हमारी जगह जगह गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस है, मास्क की गाइडलाइंस है, वैक्सीन के लिए हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं। तो ये कोरोना जो है ये किसी धार्मिक
मामले का हल नहीं है। कोरोना जो है एक बीमारी है, इससे हमें हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, सबको लड़ना चाहिए, बचना चाहिए। हम ये सारी चीजें किसके लिए कर रहे हैं? आप ही के लिए तो कर रहे हैं। अगर आपको ही कोरोना होगा तो आपको ही प्रॉब्लम्स होगी, आप बीमार होंगे, आपकी डेथ होगी, तो आपको बचाने के लिए सरकार आगे आ रही है। तो ये सरकार के अगेंस्ट क्यों जाती? ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। ये तो सवाल खैर हमें आपसे पूछना चाहिए कि सारे मुद्दे सरकार के खिलाफ ही क्यों जाते हैं, सरकार के साथ क्यों नहीं जाते हैं? तो आप जवाब देंगे इस बात का? हाँ, इसका जवाब है मेरे पास। क्योंकि सरकार काम इतने जबरदस्त तरीके से कर रही है, सरकार ने इतना बढ़िया काम किया कोरोना को लेकर, तो ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ऑपोजिशन जो काम गवर्नमेंट कर रही है और जिस लेवल पे कर रही है, तो ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो छोटी छोटी चीजों को निकाल कर एलिगेशन लगाती है। तो ये तो उनका अपना ओपिनियन है, हम काम कर रहे हैं, करेंगे। अच्छा, आपने बीजेपी ज्वाइन करी, आपने किस मोटिव के साथ बीजेपी ज्वाइन करी? कोई तो आपका मोटिव हो कि मैं बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, तो चलिए मैं इस पार्टी को से जुड़कर अब मैं देश के लिए कुछ विकास का काम करूँगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मुझे लगभग 14 से 15 साल हो गए हैं। और मेरे जो आइडल हैं और जो मेरे बड़े भाई हैं और जिनको मैं अपने वालिद के बाद का दर्जा देता हूँ, मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, हमारे बड़े भाई। उन्हीं के कहने पर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आज तक करते हैं। और उन्होंने जितना काम किया हिंदुस्तान में मुस्लिम्स के लिए, हिंदू के लिए, किसी कम्युनिटी का, किसी जातिवाद का भेदभाव नहीं किया। कितने लोगों के इलाज मेरे हाथों से हुए, कितने लोगों को हज पर भेजा गया, मेरे हाथों से भेजा गया, कभी जात पात नहीं देखी गई। तो वो मेरे आइडल है, तो मैंने उनके साथ काम किया। और जितने रामपुर में पॉलिटिशियंस हैं या और भी लोग पॉलिटिशियंस हैं, मेरा मानना यह है, मेरा समझना यह है कि उन जैसा व्यक्ति शायद पैदा होना मुश्किल है। आपने अभी बोला कि बीजेपी जो है किसी समुदाय, किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है, वो सबको एक साथ लेकर चलना चाहती है। तो फिर इस तरह के नारे क्यों लगते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा या फिर हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अगर हम एकता की बात करते हैं तो ये हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, तो हम हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं मैम, जमहूरियत है हिंदुस्तान और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अब किसी की बात या किसी के कमेंट मैं उनसे छीन तो सकता नहीं। हर आदमी की अपनी अपनी ओपिनियन है, अपनी अपनी राय। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जिस पैटर्न पे काम कर रहा है, हम हिंदुओं को लेकर, मुसलमान को लेकर, सबको लेकर काम कर रहे हैं। सबके लिए योजनाएं चल रही है, सबका साथ, सबका विकास हमारा नारा है बस। और दोबारा से लॉकडाउन लगने की स्थिति पैदा हो गई है देश में, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हम दिल्ली की बात करें, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर इस बार लॉकडाउन लगा तो पिछली बार जो एनजीओज थे, जो संस्थाएं थी, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया अपनी तरफ से, क्या आपको ऐसा लगता है इस बार जो उनको भी किल्लत हो जाएगी और इस बार जो गरीब हैं, जो कम तबके के लोग हैं, जिनके पास एक वक्त की रोजी कमाने के लिए भी शायद वो खाना के लिए वो बाहर निकलते, धूप में निकलते हैं, जब लॉकडाउन लग जाएगा तो वो भी निकलना बंद हो जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बार जो भूखमरी, लोग कोरोना से कम और भूखमरी से ज़्यादा मर जाएंगे? देखिए मैम, जब अनअटेंडम्स लॉकडाउन यहाँ हुआ था तो स्थिति को सिचुएट किया था और सिचुएट करने के बाद उसे बहुत बेहतर तरीके से सरकार ने हमारी हैंडल किया था। और अब सारी चीज़ें प्लान के साथ हो रही है। लॉकडाउन लगाना सरकार की मंशा नहीं है जी, आपको बचाना सरकार की मंशा है। तो किस तरह की प्रतिक्रिया के बारे में आप सोच रहे हैं, किस तरह के प्रोपेगेंडा आप लेकर आ रहे हैं कि अब कोरोना से किस तरह से लोगों को बचाया जा सकेगा? देखिए मैम, हमारी वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं, वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है जी, और ये पूरी दुनिया ने माना कि वैक्सीन डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव है। तो हमारी जो तैयारियां हैं अभी तो सरकार की दिशा निर्देश के ऊपर हम लोग डिपेंड हैं। और अगर हमारी सरकार किसी चीज़ का दिशा निर्देश करती है और कोई बात कहती है तो पूरी पार्टी, पूरी सरकार, पूरा प्रशासन जनता के साथ है, हर पल उनके साथ है। चाहे वो उनको फूड के लेकर हो, कन्वेंस को लेकर हो, उनको आने को लेकर हो, उनकी बीमारी को लेकर। पहले भी हमने ग्राउंड लेवल पे काम किया, ये पूरी दुनिया ने देखा, सारी मीडिया ने देखा। आज भी ग्राउंड लेवल पे तैयार है हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे योगी जी, जो हमें दिशा निर्देश देंगे, पल पल उनके साथ। अच्छा, मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है, ये बताइए आरएसएस से बीजेपी है या बीजेपी से आरएसएस है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने संगठन हैं सब हम एक हैं। और रही बात आरएसएस की, तो आरएसएस हमारा सपोर्टिव है और उनकी गाइडलाइंस है और उनका बहुत बेटर नेचर है।
और बढ़िया तरीके से उन चीज़ों को हैंडल किया जाता है तो हम तो सबके साथ हैं, आरएसएस के साथ भी हैं, आपके साथ भी हैं, सबके साथ हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं मैम। शुएब जी, अगर हम अपने देश की शिक्षा की बात करें तो अभी आपने देखा कि कोरोना से हम लड़ रहे हैं, इस महामारी से लड़ रहे हैं। हर वक्त जब बात आती है तो शिक्षा जो संस्थान है वो क्यों बंद कर दिए जाते हैं। जहाँ हम कुंभ की बात करें तो कुंभ हो तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, तो लाखों की तादाद में श्रद्धालु इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में खबर आई है कि 10th और 12th की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं, स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो ऐसा क्यों? परीक्षाओं से आखिर ऐसी क्या दिक्कत है कि अगर स्कूल खुलेंगे तो कोरोना होगा और अगर श्रद्धालु कुंभ के मेले में जाएंगे तो कोरोना नहीं होगा? देखिए, सरकार की गाइडलाइंस है, स्कूल कॉलेजेस हमने बंद कर दिए क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और उन पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा तेज़ होता है कोरोना का, तो इसलिए हमने स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए कोरोना को देखते हुए। कोरोना बढ़ रहा है हिंदुस्तान के अंदर। और रही बात कुंभ मेले की, तो वहाँ पे भी हमने गाइडलाइंस जारी की है, सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क की, सैनिटाइजर की, इन सारी चीज़ों का भी हम वहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्या पढ़ाई को बंद करके और पढ़ाई जो स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन को बंद करके बच्चों का जो फ्यूचर है उसको अंधकार में नहीं झोंका जा रहा है एक तरह से? देखिए मैम, पूरी दुनिया में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, खाली हिंदुस्तान में ही नहीं हो रही हैं और उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही हैं, पूरी दुनिया में हो रही हैं। और इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है हमारा स्कूल से सारी गाइडलाइंस जारी करने के बाद। हाँ, इफेक्ट तो होगा डेफिनेटली, बच्चों की पढ़ाई पे इफेक्ट होता है, लेकिन मजबूरी है। क्या ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो सफिशिएंट हैं पढ़ाई करने के लिए? क्या आपको लगता है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस इसी तरह से चलती रही तो हमारे जो बच्चों का, हमारे जो छात्र हैं देश के, जो हमारे दुनिया का कल है, जो क्या उनका फ्यूचर सिक्योर हो पाएगा? क्या वो कल जाकर उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज, नौकरियां मिल पाएंगी? जिस तरह से पैंडेमिक चल रहा है और नौकरियां भी नहीं हैं, लोगों जिनके पास है वो अपनी नौकरियों से हाथ धो रहे हैं। तो किस तरह से, मतलब आपने क्या विकास की, जैसे मोदी जी ने कहा था कि वो 150 करोड़ नौकरियां बेरोजगार लोगों को देंगे, इस तरह का लोग तो बेरोजगारी में घूम ही रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ प्लान है कि जो बेरोजगार हैं उनको लेकर नौकरियां दी जाएंगी, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और बच्चों का जो फ्यूचर है उनको सिक्योर किया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात मैम, जान है तो जहान है। पहले आप कोरोना से लड़े। और रही बात नौकरियों की, तो आप इसका रिकॉर्ड उठा के देखें, सरकार ने नौकरियां दी, बेरोजगारी दूर हुई है हमारे हिंदुस्तान से। और रही बात शिक्षा की, तो पहले हमारी जंग कोरोना से है। अगर हम कोरोना में सफल होते हैं तो शिक्षा में फर्क तो पड़ता है ऑनलाइन क्लासेस से, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस कमी को तो हम दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोरोना से अगर हमारे किसी पारिवारिक या हमारे बच्चे की किसी की डेथ होगी तो वो दिली तकलीफ होगी, इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस पे ज्यादा जोर। हमारे उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, वो भी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ज्यादा चरमराई हुई है कि जब हमारे देश के नेता ही खुद को नहीं बचा पा रहे हैं तो वो जनता को क्या बचा पाएंगे? देखिए, योगी जी को कोरोना पॉजिटिव हुए हैं तो ये तो उनके जज्बे को सलाम है कि वो लोगों के बीच जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, अपने किसी काम में पीछे नहीं हुए। कहीं ना कहीं वायरस उनसे अटैच हुआ, उन्हें वो कोरोना पॉजिटिव है। हम उनके लिए ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी जल्दी ठीक हो, स्वस्थ हो और वो फिर काम में लग जाए। फिर अगर कोरोना होगा, फिर पॉजिटिव आएंगे, फिर ठीक हो, फिर काम में लग जाए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर काम करेगा, चाहे कोरोना हो या कोरोना ना हो। तो अब जो है आपका हमारी जनता के लिए, इस देश की जनता के लिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और जो यूपी में पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं उसको लेकर आपका हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना है? देखिए मैम, पंचायत चुनाव में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि हमने काम किया, मोदी जी ने काम किया, योगी जी ने काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी, फिर से सरकार में आएगी और फिर से लोग नहीं काम करेंगे। देश आगे जा रहा है मैम, ये सारी चीजें पीछे छूट चुकी। तो आपने देखा कि कितने अच्छे से शोएब साहब ने हमें बताया कि बीजेपी सरकार जो है वो एकता का काम कर रही है और विकास का काम कर रही है, विकास के मुद्दों को लेकर आई है। इसी के साथ मेरी भी देश से यही अपील है कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, अपना ख्याल खुद रखें। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अर्शिद बाला और बने रहिए गो हैश के साथ।